वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है टाटा ग्रुप दी फुल हिस्ट्री। अच्छा, मैं टाटा ग्रुप के बारे में एक बात ये करूँगा कि जितना हमने अभी तक इंडिया को एक्सप्लोर किया और जितनी केस हिस्ट्रीज हमने देखी, और फिर हमने इससे पहले सर रतन टाटा की बायोग्राफी और फिर उनकी पासिंग के ऊपर जो एक वीडियो थी उसके ऊपर भी अपना एक ट्रिब्यूट आपके सामने पेश किया था। इतना तो हमें मालूम हो गया कि टाटा जो है ये क्राउन जूअल है इंडिया के क्राउन के अंदर। और मतलब टाटा एक अलहदा डायमेंशन में है। आप मतलब टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बाकी इंडस्ट्रीज के साथ बहरहाल मैच नहीं कर सकते। टाटा मतलब अगर इंडिया की बैकबोन कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। बिलाशुबा ऐसी बात है, लेकिन इंडिया इज सच अ बिग कंट्री, लेकिन टाटा का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया की तरक्की के अंदर। एंड टू सी इंडिया एज इट इज, उसके अंदर टाटा जो है ये एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक बहुत बड़ा नाम है। और ब्रीफली हम इन तमाम जो साहिबान हैं इनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन एक वीडियो के अंदर अगर फुल हिस्ट्री हमें टाटा की देखने को मिल रही है तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट ये ट्रिब्यूट ही समझिए इसको। और चलते हैं, देखते हैं और उसके बाद करते हैं आपसे बातचीत। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं रिएक्शन रिदम। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। आज से 150 साल पहले एक छोटे से कॉटन ट्रेडर ने भारत को बदलने का सपना देखा, इस बात से बिल्कुल अनजान कि एक दिन उनका यही सपना एक ऐसे बिजनेस एम्पायर को जन्म देगा जो न केवल भारत को बदलेगा बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल को भी जीत लेगा। ये कहानी है टाटा ग्रुप की। इंस्पायर होने के लिए तैयार हो जाइए। ईयर 1839 जमशेद जी टाटा का जन्म होता है। 1858 में जमशेद जी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और अपने फादर के साथ मिलकर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस करने लगते हैं। अगले 10 सालों में कई मुश्किलों के बावजूद उनका बिजनेस काफी बड़ा बन जाता है। लेकिन जमशेद जी केवल कॉटन को ट्रेड करके सेटिस्फाइड नहीं थे, वो खुद कॉटन से क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करना चाहते थे। इसीलिए 1877 में उन्होंने नागपुर में एम्प्रेस मिल को सेटअप किया और मैन्युफैक्चरिंग चालू की। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वहां के वर्कर्स अपने काम के लिए ज्यादा सीरियस नहीं थे। ऑलमोस्ट हर दिन 20% वर्कर्स एब्सेंट हो जाते थे, हफ्तों की छुट्टी लेते थे और ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाते थे। जमशेद जी ने इसके लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड की स्कीम लॉन्च की। मतलब अब वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने वाली थी। दूसरा, उन्होंने वर्कर्स का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया और फाइनली फैमिली डेज और स्पोर्ट्स डेज जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए। इन्हीं इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करने वाले वर्कर्स को सबके सामने रिवॉर्ड भी किया जाता था। इन सभी इनिशिएटिव से वर्कर्स काफी वैल्यूड फील करने लगे, जिससे उनकी अटेंडेंस और परफॉर्मेंस दोनों काफी इंप्रूव हुई। इनमें से कई स्कीम्स इतनी फ्यूचरिस्टिक थी कि पूरी दुनिया में इन्हें तब तक किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया था। 1880s में जमशेद जी ने देखा कि इंडिया में इंडिपेंडेंस की डिमांड बढ़ती जा रही है। जमशेद जी का मानना था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट होने के लिए और इंडिपेंडेंस को सस्टेन करने के लिए इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा और सभी एसेंशियल प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही बनाना होगा। इसीलिए उन्होंने अलग अलग एरियाज में और भी इंडियन बिजनेसेस बिल्ड करना चालू कर दिए। उन्होंने सबसे पहले पंचगनी के पहाड़ों में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग की शुरुआत की, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज भी पंचगनी स्ट्रॉबेरी फार्मिंग और जैम फैक्ट्रीज के लिए जाना जाता है। जमशेद जी ने यह भी ऑब्जर्व किया कि बेंगलोर और मैसूर का वेदर फ्रांस जैसा है, इसीलिए वो फ्रांस में ब्रीड किए जाने वाले सिल्क वॉर्म्स को इंडिया ले आए। उन्होंने बेंगलोर और मैसूर में जमीनें खरीदी, टाटा सिल्क फार्म ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की और लोकल फार्मर से सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग करवाई। उनके इसी इनिशिएटिव से इंडिया को मैसूर सिल्क और बेंगलोर मैसूर सिल्क साड़ी जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स मिले। जमशेद जी अपने होम टाउन बॉम्बे को बहुत पसंद करते थे और जानते थे कि शहर की डेवलपमेंट के लिए वहां एक वर्ल्ड क्लास होटल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने 1898 में द ताज महल होटल बनाना चालू कर दिया। उन्होंने पर्सनली कंस्ट्रक्शन और डिजाइन प्रोसेस में हिस्सा लिया। उनका विजन था कि होटल का हर रूम समुंदर को फेस करे और गेस्ट को ऐसा फील हो जैसे वो पानी में फ्लोट कर रहे हो। 1903 में होटल को पहली बार पब्लिक के लिए ओपन किया गया और ये पूरे बॉम्बे की पहली बिल्डिंग बनी जिसमें लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी से जलती थी। जमशेद जी ने ऐसे और भी कई इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन उनका सबसे इंपैक्टफुल इनिशिएटिव था
स्टील का बिजनेस स्टार्ट करना। इंडिया में कंस्ट्रक्शन, रेलवेज और मैन्युफैक्चरिंग जैसी हर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए स्टील की जरूरत थी। इसीलिए उनका सपना था इंडिया में ही एक स्टील प्लांट खोलना। उन्होंने अपनी लाइफ के 17 साल इंडिया में जगह जगह हाई क्वालिटी आयरन ओर ढूंढने में लगा दिए, क्योंकि स्टील बनाने के लिए आयरन सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। लेकिन सैडली जमशेद जी को लगातार फेलियर्स का सामना करना पड़ा। फिर अल्टीमेटली 1899 में उन्हें बंगाल प्रोविंस में रिच आयरन ओर रिजर्व्स मिल गए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत आयरन ओर माइनिंग और एक स्टील प्लांट सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जमशेद जी खुद अपनी आंखों से इंडिया में स्टील बनते नहीं देख पाए, क्योंकि 1904 में 65 की एज में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। जमशेद जी का विजन और उनके ड्रीम्स इतने ग्रैंड थे कि उनके जीते जी उन सब का पूरा होना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उनके बाकी सभी ड्रीम्स को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उनके बेटे दोराबजी टाटा ने। जमशेद जी का मानना था कि इंडिया साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन में वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत पीछे है। वो इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना चाहते थे जो यहाँ वर्ल्ड क्लास रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स प्रोड्यूस करे। इसीलिए दोराबजी टाटा ने मैसूर के महाराजा की मदद ली और 1909 में बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज को एस्टैब्लिश किया। नोबेल लॉरिएट सीवी रमन आईआईएससी के फर्स्ट डायरेक्टर बने। आगे चल के आईआईएससी ने इंडिया के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम और इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट द हंसा के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। एजुकेशन के अलावा जमशेद जी ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का भी सपना देखा था। इस प्रोजेक्ट में गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर में पड़ने वाले दूध सागर फॉल्स का यूज करके पावर जनरेशन किया जाना था। दोराब जी ने 7000 वर्कर्स को इन्वॉल्व किया और आर्टिफिशियल लेक्स, डैम्स और चैनल्स बनवाए। 1911 में प्लांट रेडी हुआ और पावर जनरेशन स्टार्ट हुआ। मुंबई की कई मिल्स और बिजनेसेस को इसी पावर प्लांट से पावर मिलना चालू हो गई और आज इसी कंपनी को हम टाटा पावर के नाम से जानते हैं। फाइनली जमशेद जी ने जो स्टील प्लांट का काम स्टार्ट किया था उसे पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोराब जी टाटा ने ली। 1907 में उन्होंने एक लिमिटेड कंपनी एस्टैब्लिश की और स्टील प्लांट के लिए 23 करोड़ का आईपीओ अनाउंस किया। उस समय स्वदेशी आंदोलन के चलते केवल 2 हफ्तों में करीब 8000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। कंपनी का नाम टाटा स्टील और आयरन कंपनी यानी टिस्को रखा गया और फाइनली 1912 में टिस्को से पहला स्टील प्रोड्यूस होकर निकला। इसके 2 साल बाद ही 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 चालू हो गई और ब्रिटेन की स्टील डिमांड एकदम से शॉर्ट अप हो गई। उन्हें टैंक्स, ट्रक्स, रेलवे इन सब के लिए स्टील चाहिए था। टिस्को के प्लांट ने दिन रात काम किया और इस डिमांड को पूरा किया। वॉर के खत्म होने के बाद उस समय के वाइसरॉय ने टिस्को के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया और जिस टाउन में टिस्को का प्लांट था उस टाउन का नाम जमशेद जी के नाम के ऊपर जमशेदपुर रख दिया और रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर रख दिया। दोराब जी की लीडरशिप में टाटा ग्रुप का बिजनेस कई गुना बढ़ चुका था। 1932 में दोराब जी टाटा की डेथ हो गई और जाने से पहले उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टील, पावर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसे बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई कर दिया था। दोराब जी टाटा के बाद 1938 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने फैमिली के एक यंग मेंबर जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा ने 1925 में ही बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और टिस्को के प्लांट में काम सीख रहे थे। वो हमेशा से एविएशन में काफी इंटरेस्टेड थे, इसीलिए 1932 में उन्होंने टाटा एविएशन सर्विसेज की शुरुआत की। ये एयरलाइन पैसेंजर्स और कार्गो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली इंडिया की पहली एयरलाइन बनी। इसकी पहली फ्लाइट खुद जेआरडी टाटा ने उड़ाई थी, जिसके बाद वो इंडिया के फर्स्ट एवर कमर्शियल पायलट बन गए थे। चेयरमैन बनने के बाद जेआरडी टाटा ने देखा कि इंडिया को सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा जैसे एसेंशियल केमिकल्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। ये ऐसे केमिकल्स थे जो ग्लास, टेक्सटाइल्स, सोप्स और डिटर्जेंट जैसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। वो चाहते थे कि इन केमिकल्स को इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाए। इसीलिए 1939 में उन्होंने गुजरात के मीठापुर टाउन में एक केमिकल प्लांट बिल्ड किया और ऐसे ही शुरुआत हुई टाटा केमिकल्स की। वही टाटा केमिकल्स जो आज टाटा सॉल्ट को भी मैन्युफैक्चर करता है। केमिकल्स बिजनेस अच्छा चलने लगा, लेकिन जेआरडी का ड्रीम अभी भी एयरलाइन बिजनेस को ग्रो करने का था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सभी प्लेन्स को सीज कर लिया, जिस कारण टाटा एविएशन सर्विसेज रातों रात बंद हो गई। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हुई वैसे ही जेआरडी ने वापस एयरलाइन बिजनेस में एंट्री करने का फैसला किया और इस तरह 1946 में शुरुआत हुई एयर इंडिया की। एयर इंडिया की क्रू को उनकी वार्म और अटेंटिव सर्विसेज के लिए जाना जाता था। उनकी फ्लाइट का
फूड, क्लीनलीनेस और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सब कुछ टॉप क्लास था। इवन इनका मैस्कॉट एक महाराजा था जो एयरलाइन की इंडियन हॉस्पिटैलिटी और रॉयल स्टैंडर्ड्स को दर्शाता था। साथ ही साथ एयर इंडिया हमेशा टाइम शेड्यूल के हिसाब से चलती थी। इन सब के कारण न केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी एयर इंडिया को वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन के तौर पे जाना जाता था। एयर इंडिया को जेआरडी अपने चाइल्ड की तरह ग्रो कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इसी एयर इंडिया को उनसे एक झटके में छीन लिया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया था, जिसका मानना था कि देश की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जैसे ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए ताकि ये इंडस्ट्रीज प्रॉफिट से ज्यादा पब्लिक की सर्विस पे फोकस करें। और इसीलिए 1953 में एयर इंडिया को नेशनलाइज यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया गया। नेशनलाइजेशन के बाद एयर इंडिया का एक ट्रैजिक डिक्लाइन चालू हो गया। सर्विस, पंक्चुअलिटी और सेफ्टी नेगेटिवली इंपैक्ट हुई, जिससे अल्टीमेटली एयर इंडिया ने अपना एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन का स्टेटस खो दिया। लेकिन एयर इंडिया के सेटबैक के बाद भी जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप को ग्रो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद भी देश में कोई भी इंडियन कॉस्मेटिक्स ब्रांड नहीं है, इसीलिए उन्होंने लैक्मे की शुरुआत की। लैक्मे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब हिंदी में लक्ष्मी होता है। जेआरडी ने डेलिबरेटली इस ब्रांड को एक इंडियन नाम नहीं दिया। उन्हें पता था कि इंडियन वुमेन फॉरेन ब्रांड से ऑब्सेस्ड थी और फॉरेन ब्रांड्स को ही हाई क्वालिटी मानती थी, इसीलिए लैक्मे नाम देकर उन्होंने इस कॉस्मेटिक्स ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल की एस्पिरेशनल वैल्यू दी। लेकिन रियलिटी में लैक्मे का मतलब अभी भी इंडिया से डीपली कनेक्टेड था। इसके अलावा जेआरडी ने जमशेदपुर में एक रेलवे इंजन्स बनाने वाली फैक्ट्री को खरीद लिया और शुरुआत की टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की, जिसे बाद में टेल्को कर दिया गया। इनिशियली टेल्को केवल रेलवेज के लिए स्टीम इंजन्स बनाती थी, लेकिन जेआरडी ने जल्द ही ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपैंड कर दिया। उन्होंने टाटा 407 ट्रक लॉन्च किया जो अपने स्लिम और स्ट्रॉन्ग डिजाइन के लिए काफी पॉपुलर हो गए और इंटरनेशनल ब्रांड्स को बीट करते हुए इसने 70% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। इंजन्स और ट्रक्स बनाने वाली इसी टेल्को कंपनी को आज हम सब टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। बिजनेस के अलावा जेआरडी टाटा ने इंडिया को उसके सबसे कठिन वक्त में हेल्प की। 1962 की इंडो चाइना वॉर और 1965 की इंडो पाक वॉर के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट को हर तरह के सपोर्ट का अश्योरेंस दिया। उन्होंने टाटा के इंजीनियर्स को दिल्ली भेजा ताकि वो देश को मिलिट्री इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर सके। उन्होंने अपने एयर इंडिया का एक्सपीरियंस यूज किया और इंडियन एयरफोर्स के लिए 10 ईयर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस प्लान भी बनाया। इस रिपोर्ट में सिग्नलिंग इक्विपमेंट, रेडार और स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडेड थी। गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स को इस रिपोर्ट से बहुत मदद मिली। जेआरडी टाटा की इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें इंडियन एयरफोर्स में ऑनररी एयर कॉमोडोर की पोस्टिंग भी दी थी। 1991 तक जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप की कंपनीज का नंबर 84 तक पहुंचा दिया था। 24,000 करोड़ का रेवेन्यू था और 2,70,000 एम्प्लॉइज थे। लेकिन अब 87 की एज में समय आ चुका था कि वो टाटा ग्रुप की कमान किसी और को सौंप दे। इसीलिए जेआरडी टाटा ने नए चेयरमैन के तौर पे टाटा फैमिली के एक प्रॉमिसिंग मेंबर को चुना और ये नए चेयरमैन थे सर रतन टाटा। चेयरमैन बनने से करीब 30 साल पहले 1962 तक सर रतन टाटा यूएसए में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे कि तभी उन्हें जेआरडी टाटा का लेटर आया जिसमें उन्हें इंडिया आके बिजनेस ज्वाइन करने को कहा गया था। रतन टाटा ने इंडिया आके टाटा स्टील को ज्वाइन किया और वहां एक नॉर्मल वर्कर की तरह काम स्टार्ट किया। उनके डेडिकेशन और बिजनेस टैलेंट को देखकर उन्हें एक के बाद एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने लगी। चेयरमैन बनने से पहले उन्होंने एम्प्रेस मिल को लॉसेस से निकालकर प्रॉफिटेबल बनाया था। टेल्को में एक मेजर लेबर अनरेस्ट को सक्सेसफुली रिजॉल्व किया था और टाटा की नेल्को कंपनी जो रेडियो और टेलीविजन वगैरह बनाती थी उसका रेवेन्यू 3 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ किया था। जब 1991 में सर रतन टाटा चेयरमैन बने तो उन्हें पता था कि टाटा ग्रुप बाहर से देखने में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन रियलिटी में कई चीजों में वो पीछे छूट रहा था। उन्हें लगा कि हाई टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटिंग और एआई में ग्रुप काफी पीछे है और ग्रुप ने बहुत समय से कुछ यूनिक भी नहीं किया है। वो टाटा ग्रुप के थ्रू इंडिया के लिए कुछ रिवॉल्यूशनरी करना चाहते थे। इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने देखा कि इंडिया के पास ऐसी कोई भी कार नहीं थी जिसका डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक सब कुछ इंडिया में हुआ हो। इसीलिए 1995 में रतन टाटा ने एक 100% इंडियन कार बनाने की ठान ली। एक ऐसी कार जो स्पेशियस, फ्यूचरिस्टिक, अफोर्डेबल और हाई माइलेज देती हो। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की कॉस्ट अराउंड $2 बिलियन थी जो उस समय एक बहुत बड़ा अमाउंट था। इसीलिए
टाटा मोटर्स ने जुगाड़ लगाया और ऑस्ट्रेलिया में निसान का एक पुराना प्लांट 1/5 कॉस्ट में खरीद लिया। इस पूरे प्लांट को डिसमेंटल करके इंडिया लाया गया और पुणे में रीबिल्ड किया गया। रतन टाटा ने खुद कार को डिजाइन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया और फाइनली 1998 में कार को लॉन्च किया। ये एक इंडियन कार थी, इसीलिए इसका नाम रखने के लिए इंडियन से इंडी लिया गया और कार से का, और इन्हें जोड़कर बनी इंडिका, टाटा इंडिका। ऑटोमोबाइल के बाद रतन टाटा ने टेक्नोलॉजी पे फोकस किया। उन्होंने देखा कि टीसीएस का फोकस इंडियन कंपनीज को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे डेटा एंट्री और बुक कीपिंग देने में था, जो बहुत ही बेसिक लेवल का काम था। इसीलिए रतन टाटा ने टीसीएस का फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से शिफ्ट करके सॉफ्टवेयर सर्विसेज पे ले आया, जिसके बाद टीसीएस ने इंडिया की और इवन वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स बनाना चालू कर दिए। रतन टाटा ने टीसीएस का आईपीओ भी लाया, जिससे कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए फंडिंग मिली और इन्हीं स्टेप्स से आज भी टीसीएस इंडिया की बिगेस्ट आईटी कंपनी है। टीसीएस की सक्सेस के बाद सर रतन टाटा ने वापस टाटा मोटर्स पे फोकस किया। उन्होंने देखा कि इंडिया की मेजॉरिटी मिडिल क्लास पॉपुलेशन एक कार अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए पूरी फैमिली को मजबूरी में एक स्कूटर में कंजेस्टेड होके जाना पड़ता है, जो बहुत अनकंफर्टेबल और अनसेफ था। सर रतन टाटा का ड्रीम था इंडियन मिडिल क्लास को एक स्कूटर से कार में ट्रांजिशन करवाना, इसीलिए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो एक ऐसी कार लॉन्च करेंगे जिसका प्राइस केवल 1 लाख रुपए होगा। 2009 में अपने प्रॉमिस को रखते हुए उन्होंने 1 लाख के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च की टाटा नैनो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नैनो एक फेलियर साबित हुई। नैनो का सबसे बड़ा एडवांटेज था उसका सस्ता प्राइस, पर यही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन गया। इंडिया में लोग कार को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं, जिसके पास एक कार होती है उसे सक्सेसफुल माना जाता है, लेकिन नैनो के सस्ते प्राइस और उसके डिजाइन के कारण लोगों ने उसे वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, मैच बॉक्स और इवन कवर्ड ऑटो रिक्शा की तरह ब्रांड कर दिया। जहां दूसरे कार ओनर्स अपनी कार के कारण प्राउड फील करते थे, वहीं नैनो के ओनर्स अपनी कार के कारण एम्बैरेस्ड फील करते थे और इसीलिए नैनो एक फेलियर साबित हुई। लेकिन टाटा मोटर्स ने इस फेलियर से कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ सीखा, जो आज उनकी लाइनअप में देखा भी जा सकता है। आज टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी बन चुकी है। फाइनली सर रतन टाटा डीपली चाहते थे कि इंडिया की कंपनीज को केवल इंडिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करना चाहिए और इसीलिए फॉरेन मार्केट्स में एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने एक के बाद एक फॉरेन ब्रांड्स को अक्वायर करना चालू कर दिया। जैसे टाटा मोटर्स को ग्लोबल लग्जरी मार्केट में एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने जैक्वार और लैंड रोवर को अक्वायर कर लिया। ग्लोबल टी और कॉफी मार्केट में एक्सपैंड करने के लिए ब्रिटिश ब्रांड टेटली और यूएस ब्रांड 8 o'clock कॉफी को अक्वायर कर लिया। सिमिलरली टाटा की हर मेजर कंपनी जैसे टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा केमिकल्स और आईएचसीएल ने भी एक्विजिशंस किए और आज इन्हीं डिसीजंस के कारण टाटा ग्रुप का आधे से ज्यादा रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। सर रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने जो अचीव किया उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, चाहे वो टाइटन द्वारा वर्ल्ड की स्लिमेस्ट वॉच बनाना हो, टीसीएस का वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाना हो, या फिर टाटा स्काई को लॉन्च करके टेलीविजन मार्केट को डिसरप्ट करना हो। ऑलमोस्ट हर एरिया में टाटा ग्रुप ने सक्सेस हासिल की। सर रतन टाटा का कहना है कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक चलना है तो सबको साथ लेके चलो। टाटा ग्रुप ने हमेशा इसी फिलॉसफी के साथ बिजनेस किया है। एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई है तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं। टाटा ग्रुप हमेशा अपने इन्वेस्टर्स, अपने एम्प्लॉइज, अपने कस्टमर्स और अल्टीमेटली अपने देश को साथ लेकर चला है और इसीलिए आज उन्हें जितनी भी सक्सेस मिली है उससे कई गुना ज्यादा लोगों की रिस्पेक्ट मिलती है। ये कहानी थी टाटा ग्रुप की। What a video, what a video, मजा आ गया यार। ये बहस एक वीडियो नहीं थी, ये एक ट्रिब्यूट था टू द टाटा फैमिली। और मैं अगर ये बात करूं कि इन जैसे विजनरीज जो हैं ये शायद सदियों में भी पैदा नहीं होते, तो ये बात गलत नहीं होगी। बिकॉज आप ये चीज़ देखिए कि आज से 150 साल पहले जब जमशेदजी टाटा की पैदाइश हुई और उन्होंने अपना पहला काम अपने वालिद के साथ शुरू किया, तो उन्होंने वो काम अपने एक कॉटन ट्रेडिंग के साथ उन्होंने स्टार्ट किया उस चीज़ को, लेकिन उनका उस चीज़ के ऊपर सेटिस्फाई ना होना बेसिकली किसी चीज़ का लालच नहीं था। बेसिकली उनकी जो सोच थी उसके पीछे वो ये थी कि आई शुड मेक गुड्स, आई शुड मेक मर्चेंडाइज फ्रॉम दिस कॉटन, और मैं इस चीज़ को एज ए फिनिश प्रोडक्ट जो है वो आगे वो रॉ मटेरियल तक उनकी थिंकिंग रुकी नहीं। एग्जैक्टली ऐसा ही है।
और फिर उन्होंने उस चीज़ को किस तरह से कॉटन मिल के अंदर, हिंदुस्तान की पहली कॉटन मिल, एम्प्रेस मिल, उसके अंदर उन्होंने उसको ख्वाब को अपने तब्दील किया और फिर फाइनली उस चीज़ को आगे लेते गए एंड सिल्क प्रोडक्शन एंड स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन एंड मतलब दिस एंड दैट। और फिर उनका एक विजन कि जी बॉम्बे जैसे शहर के अंदर एक वर्ल्ड क्लास 5 स्टार होटल होना चाहिए और ताज होटल मतलब एक क्राउन है इंडिया के, जो है क्राउन ज्वेल है और एक इंडिया पहली के ऐसी क्राउन के प्रॉपर्टी अंदर। जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उसके बाद उनकी ये सोच कि अगर भारत जो है उसको तरक्की करनी है तो यहाँ पर स्टील की प्रोडक्शन होनी चाहिए और उस चीज़ के पीछे अपनी ज़िंदगी के 17 साल इस्तेमाल करने, सिर्फ वो आयरन ओर तलाश करने के लिए एंड देन स्टील मिल का क़याम और फिर आयरन ओर की जो है बाकायदा एक प्रोडक्शन वहाँ से। खैर वो अब वहाँ तक नहीं जो है उस दौर तक वो जी सके या उस चीज़ को अपने सामने होते हुए देख सके, लेकिन फिर उनके बेटे दोराबजी टाटा वो सामने आते हैं और फिर हम उनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि इन्हीं फैक्ट्रीज और इन मिल्स को और इन शहरों को जो एनर्जी की ज़रूरत थी उसके लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनाने और फिर टाटा स्टील को बनाना और विजन उनके पास था लेकिन एक्सपैंड उन्होंने उसको किया। एग्जैक्टली। और दोराबजी टाटा का टेन्योर चाहे छोटा हो लेकिन आप काम देखें कि उन्होंने क्या क्या चीजें वहां पे बिल्कुल ऐसा ही है। और उनकी फिर वफात होती है और उसके बाद जेआरडी टाटा आते हैं और जेआरडी टाटा का कंट्रीब्यूशन देखें तो एविएशन के अलावा मतलब बहुत सी इंडस्ट्रीज के अंदर सोडा ऐश इस्तेमाल होती है उसके लिए प्लांट्स बनाने एंड देन एविएशन के अंदर जो उनका कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ क्या कहना चाहिए, दैट इज़ माइंड बॉगलिंग इन अ वे कि उस ज़माने के अंदर मतलब उस चीज़ की बुनियाद रखनी और इंडियन एयरलाइंस को या एयर इंडिया जिसका नाम उन्होंने बताया उसको एक ऐसी हद तक ले जाना कि वो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन गिनी जाए, बल्कि वो नेशनलाइज होने के बाद उसका मयार गिर गया। लेकिन बहरहाल उन्होंने हिम्मत फिर भी नहीं हारी और वो जब तक जिंदा रहे उन्होंने बहरहाल उस चीज़ के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया। और फिर उन्हीं की एक एफर्ट थी कि जहाँ से आप टाटा मोटर्स को जो है वो जन्म लेते हुए देखते हैं। और सिर्फ उसके साथ ये नहीं कि जो जंगें हुई बीच में इंडो पाक और इंडो चाइना वॉर जो हुई उसमें एयरफोर्स को जिस तरह की उन्होंने हेल्प दी अपने प्लान्स के साथ, बिल्कुल डेफिनेटली, बिकॉज आप ये चीज़ देखो ना कि उन्होंने बताया उसके अंदर कि वो पहले जो है वो मतलब पायलट थे, कमर्शियल पायलट थे रिकग्नाइज्ड। और फिर इनकी स्टोरी के बारे में हमें थोड़ा सा और ये भी पता है कि एग्जैक्टली उस फ्लाइट की जो इन्होंने पहली फ्लाइट की थी उसके 50 साल बाद जो उसकी जो एनिवर्सरी फ्लाइट थी वो भी जेआरडी टाटा ने, और गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 76 इयर्स की उम्र में उन्होंने वो फ्लाइट ली थी और वक्त से पहले उन्होंने जो है 4 मिनट पहले शायद उन्होंने लैंड किया था। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। सो जेआरडी टाटा का कंट्रीब्यूशन और फिर उसके बाद सर रतन टाटा, मतलब उनका तो एक नाम ही जो है वो पहचान है और जमानत है इस चीज़ की कि वो टाटा को कहाँ से कहाँ ले गए। और आज टाटा इंडस्ट्रीज जो हैं वो जिस जगह पे हैं और बड़े टाटा मोटर्स और टीसीएस को हम जहाँ पे देखते हैं अब आप इसके ये साथ चीज़ आईटी के अंदर। हाँ, अब आप ये चीज़ देखो ना कि उनका ये विजन था कि भाई इंडिया को आने वाले वक्त में जो आने वाले चैलेंजेस होंगे, कंप्यूटर का दौर होगा, सो इस चीज़ को इस तरह से डेवलप करना चाहिए कि अगले आने वाले वक्त में ना सिर्फ हम अपने जो सामने आने वाले चैलेंजेस हैं हम उनको पूरा कर सकें, बल्कि साथ ये भी हो कि हम दुनिया के लिए काम करें और दुनिया की पहले से डेटा एंट्री तक चीज थी और वो एक कारोबार नहीं, वो एक नॉर्मल बिजनेस चल रहा था, छोटा सा बिजनेस। अब उन्होंने इतना बड़ा कारोबार कर दिया कि इंटरनेशनली वो सारा काम कर। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये कि फिर जो मतलब क्योंकि खुद आर्किटेक्ट थे तो आप देखो कि टाटा मोटर्स को वो कहाँ से कहाँ पर पहुंचा दिया। अब ये सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं, टाटा स्टील के अंदर उनका एक बड़ा जो है वो मेजर कंट्रीब्यूशन है। फिर हिंदुस्तान की पहली कार इंडिका, वो मैंने अपना जो है वो नाम सुनते साथ ही मुझे एकदम वो याद आ गया। इंडिका जो है वो उनका ब्रेन चाइल्ड था, उनकी वो उन्होंने बताया कि उसके डिजाइन में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और उसके बाद नैनो अच्छा, टाटा नैनो जितना हमने देखा बहुत खूबसूरत गाड़ी थी, लेकिन मुझे ये लगा कि फेलियर गाड़ी की वजह से नहीं, माइंडसेट का था। माइंडसेट का था मतलब वो 1 लाख रुपए में आपको गाड़ी मिल रही है तो वो चीप। और सब कॉन्टिनेंट के लोगों में अभी भी ये चीज है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान, ये सब कॉन्टिनेंट पूरा ये मेंटालिटी अभी भी बरकरार है। वो एक चीज है कि भाई गाड़ी हो तो बड़ी हो महंगी चीज होगी तो उसको गाड़ी मानेंगे। उन्होंने तो लोगों की सहूलत देखी थी ना, उनके लिए आसानी करने की। बिल्कुल उनका विजन अपनी जगह पे, लेकिन मैं तो अब ले लें
इतनी प्यारी-प्यारी गाड़ियाँ टाटा टाटा में बना नया रहा है, और आप सियारा बताएं। जैसी। वर्ल्ड क्लास गाड़ियाँ। और फिर हाँ। उनका एक और बहुत बड़ा काम जो था वो इसके अंदर ये था कि उन्होंने बाहर के बहुत से बड़े-बड़े जो मल्टीनेशनल हाँ। जायंट्स थे, उनको उन्होंने टाटा के अंदर जम कर दिया। जी। अच्छा, वो वो तो खरीद उन्होंने ली। किया, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ उन्होंने की, जो पहला प्लांट लगाया, वो बड़ा इम्प्रेसिव था कि उन्होंने बाहर से फोर्ड का प्लांट, या फोर्ड का था कि फोर्ड का नहीं, निसान फोर्ड का नहीं, निसान का था। निसान का था, उन्होंने खुद बनाने के बजाय उसको खरीदा, 1/5 डिसमेंटल ऑफ द किया, प्राइस पे। उसको डिसमेंटल किया और और इंडिया पुणे में में लाके लगा वो उन्होंने प्लांट। और पुणे में वो में प्लांट लाके लगा। और पुणे दोबारा प्लांट उसको की हमने एक वीडियो देखी भी थी, लेकिन ऑफ कोर्स खैर अब तो वहाँ पे बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो गाड़ियाँ बनती हैं। डेफिनेटली वो एक पहली बुनियाद थी, अब उसको कितनी बार उसके बाद से अपग्रेड नहीं किया गया। वो तो सर हाँ। रतन टाटा मेरा ख्याल है कि अपने लाइफ स्पैन में उनको अपग्रेड करके गए इन प्लांट्स को। और सिर्फ एक प्लांट नहीं है, दसियों प्लांट्स हैं क्रॉस इंडिया टाटा मोटर्स के। सो अब मतलब ऑल इन ऑल अगर इस वीडियो को रैप अप किया जाए ना, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ कहूँगा कि ये बड़े स्पेशल ब्रीड के लोग थे। और इन सब का मतलब मैं तो ये कहूँगा कि दे वर द चोजन वंस, बिकॉज हर एक ने, किसी एक ने ख्वाब नहीं देखा, सिर्फ उसने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। अब जितनी उसकी जिंदगी थी उसने उस चीज़ को अपने किया। सामने बेहतरीन तरीके से किया, लेकिन उसके अगले आने वाले ने ना सिर्फ पिछले का ख्वाब पूरा किया, बल्कि उसके अंदर और कई फोल्ड्स इजाफा किया। और अब हम सर रतन टाटा तक हम ये चीज़ देखते हैं कि वो हैं। चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और अब जो अब नए आने वाले जो चेयरमैन हैं, ऑफ कोर्स वो भी इस लेगेसी को आगे लेके चलेंगे और इनके बारे में भी हमें मालूम होगा, बिकॉज ये भी काफी अरसे से टाटा के साथ मुंसलिक हैं। और ये कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे वो भी एक हिस्ट्री का हिस्सा बनने वाली और है वो वो चीज। बात मुझे बहुत अच्छी लगी शिवांशु की कि सर रतन टाटा के बारे में उन्होंने कहा कि उनका एक विजन था कि दूर तक अगर तेज चलना है तो अकेले अकेले चलो, चलो। और अगर दूर तक चलना है तो सबको साथ लेके चलो। बिल्कुल, Teamwork ये बड़ा जरूरी होता हाँ। है। ये बेसिकली एक थीम है। मतलब आप अगर जो है वो इस चीज को देखो तो ये सर रतन टाटा की इनहेरिटेंस के अंदर ये चीज आई। बिल्कुल हाँ। आप मतलब जरा पीछे चले जाओ, जमशेद जी टाटा तक आप चले जाओ, तो क्या आपको उनके मोटिव के अंदर भी आपको यही चीज नजर नहीं आती? लोगों को जोड़ने का तरीका, आपस लोगों में को इकट्ठ जो करने का मतलब तरीका। आप ये चीज टॉयज देखो, के लिए देखो उन्होंने जो सबसे पहली बार चीजें की वो दुनिया ने वो अडॉप्ट की दुनिया उनसे, ने adopt वो की, उनसे हाँ। दुनिया ने लेके वो भी अडॉप्ट तो की। लोगों को इकट्ठा करने में उनका इंटरेस्ट एक चीज की तरफ डाइवर्ट करने में ही था ना, वो सारी डेफिनेटली चीजें। डेफिनेटली ताकि लोगों का इंटरेस्ट अपने काम की तरफ हो और वो ज्यादा बेहतर आउटपुट दे सके। मोटिवेट किया बिल्कुल, ना। मोटिवेशन, और मोटिवेशन के बगैर कोई भी जो एक गोल है वो अचीव नहीं होता। और हम ये चीज देखते हैं कि टाटा उसके बाद मुकम्मल तौर पे सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज की तरफ ही नहीं रह गया। टाटा ने बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि टाटा के अंडर चलते हैं। और इसके बारे में अगर ये चीज कहा जाता है ना कि जी टाटा सिर्फ और सिर्फ एक कारोबारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बेसिकली इंडिया के लोगों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका वे ऑफ लिविंग और उनके लिए काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगी यार। अब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वीडियो, बहुत मजा आया इसको देख के। कुछ चीजें हम जानते थे, कुछ चीजें हमने यहाँ से जानी और मजीद, और हम आगे फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखते रहेंगे। बिकॉज मतलब एक छोटी सी 17-18 मिनट की वीडियो जो है वो कभी भी मुकम्मल तौर पे इतने बड़े ग्रुप और इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में एक मुकम्मल एक जर्नलाइज्ड ओवरव्यू आपको नहीं दे सकती है। ये सिर्फ हेडलाइंस हैं। सो उससे एक जो अंदाजा हमने लिया, हमने अपना रिएक्शन आपके साथ शेयर किया। आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।